मैंने बूढ़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आश्रम के दर्शन करके दूसरे गांव में जाकर देखता हूँ। बूढ़ा चला गया। मैं छोटा सा प्लॉट उबूर करके आश्रम के क्वार्टरों के सामने आ गया। कांग्रेस का झंडा एक बहुत बड़ी झोंपड़ी के सामने गोल दायरे में नस्ब था, जहाँ गमलों में गेंदे के फूल धूप में मुस्कुरा रहे थे। ये झोंपड़ी ऐसी थी कि उसकी ढलानी छत घास फूस की थी, मगर दीवारें पुख्ता थीं और उन पर सफेदी हुई थी। आगे बरामदा था। बरामदे में 2 औरतें और 2 मर्द चटाई पर बैठे चरखा काट रहे थे। औरत ने सफेद साड़ी और मर्दों ने कांग्रेसी धोती पहन रखी थी। सरों पर गांधी टोपियां थी। चूंकि मैं भी सफेद कुर्ते में था और माथे पर जेनी तिलक की 3 लकीरें भी थी, इसलिए मेरी तरफ किसी ने मशकूक नजरों से न देखा। मैं उन्हीं में से एक नौजवान लग रहा था। जरा परे आम के दरख्तों के पास कुछ कांग्रेसी नौजवान हाथों में बाल्टियां थामे गुलाब की क्यारियों में पानी दे रहे थे। उनके पास जाकर मैंने प्रणाम किया और गुजराती में कहा कि मैं धारावाई गांव के गांधी जी आश्रम का वॉलंटियर हूं। गांधी जी के आश्रम के दर्शनों को आया हूं, मुझे कोई काम बताएं। बाकी कांग्रेसी नौजवान अपने काम में लगे रहे। उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी न देखा। सिर्फ एक नौजवान मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोला, बाबू, गांधी भक्त होकर पूछते हो, काम बताओ, आश्रम में जाकर झाड़ू दे दो। मैं प्रणाम करके आश्रम की तरफ आ गया। आश्रम वही हो सकता था जिसके सामने कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था। बरामदे में औरतें और मर्द चुपचाप बैठे चरखा काट रहे थे। आश्रम का दरवाजा खुला था। बाहर एक पतली सी खुशनुमा झाड़ू दीवार के साथ लगी थी। मैंने उसे उठाया और आश्रम में दाखिल हो गया। अंदर सामने ही दीवार पर महात्मा गांधी की कद्दे आदम तस्वीर लगी थी। नीचे गदेले पर चांदनी बिछी थी और 2 सफेद गांव तकिए रखे थे। सामने सागरी में लोबान और ऊद सुलग रहा था। कांसी के एक गुलदान में गेंदे के फूल सजे थे। मसनद पर बाएं जानिब एक चरखा पड़ा था। गालिबन ये वही चरखा था जिस पर गांधी जी सूत काता करते थे। मैं लकड़ी के चमकीले फर्श पर यूं ही इधर उधर झाड़ू चलाने लगा। फर्श पहले ही से बहुत साफ सुथरा था। झाड़ू देने के बाद मैंने उसे बरामदे में अपनी जगह पर रख दिया और बरामदे में एक तरफ होकर जैनी जोगियों की तरह 4 जानू होकर बैठ गया। गोया मैं ज्ञान ध्यान में महव हो गया था, लेकिन मेरी होशियार और तेज नजरें चारों तरफ का जायजा ले रही थी। इतने में गांधी भक्तों की एक खद्दर पोश टोली ढोलक और खड़ताले लेकर वहां पहुंच गई। इनमें औरतें और लड़कियां भी थीं। आश्रम में जाकर उन्होंने गांधी जी का मनपसंद भजन गाना शुरू कर दिया। ये भजन मैंने ऑल इंडिया रेडियो से कई बार सुना था। बरामदे में जो मर्द और औरतें सूत काट रही थीं, वो भी अंदर चली गईं। दूसरे क्वार्टरों से भी कुछ कांग्रेसी खद्दर पोश भजन की आवाज सुनकर वहां आ गए। उनके साथ मैं भी अंदर जाकर भजन गाने वाली मंडली में शामिल हो गया। मैं भी हाथ बांध और सर हिला हिलाकर सबके साथ भजन गाने लगा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया था। औरतें मर्द एक दूसरे के साथ लगे इकट्ठे ही बैठे थे। मैं भजन के अल्फाज दोहराते हुए दूसरे लोगों की तरह दाएं बाएं हिल रहा था। मेरे दाएं जानिब एक सफेद साड़ी वाली लड़की बैठी थी। मैंने भजन गाते गाते कनखियों से लड़की का जायजा लिया। ये एक दुबली पतली लड़की थी। बालों की मांग दरमियान से निकली हुई थी। साड़ी के पल्लू से आधा सर ढका हुआ था। पल्लू के अंदर गर्दन पर जूड़े में लगे रत्नागिरी के सफेद फूल नजर आ रहे थे। नाक सुथवा थी। रंग जर्दी माइल सांवला था। कानों में नीले बुंदे पहने हुए थे और होंठों पर कोई लिपस्टिक नहीं थी। वो हाथ जोड़े बड़ी अकीदत से अपनी बारीक आवाज में भजन के अल्फाज दोहरा रही थी। शक्ल सूरत से साफ आया था कि ये गुजराती लड़की है। मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटा लिया। भजन खत्म हुआ तो एक मोटी औरत साड़ी का पल्लू संभालती भक्तों में शराब तकसीम करने लगी। ये सफेद मीठे मखाने थे। साथ में गुलाब के सुर्ख फूलों की पत्तियां भी शामिल थीं। मैंने भी झोली में अपने हिस्से का श्राद्ध ले लिया। मेरे साथ बैठी हुई लड़की को मोटी औरत ने श्राद्ध के मखाने देते हुए कहा, अरे शोभा, तुझे तो बुखार था, अब कैसी हो? लड़की ने जरा सा मुस्कुरा कर कहा, अब अच्छी हूँ मौसी। मोटी औरत उसके हाथों में श्राद्ध के मखाने डालने लगी तो 2-4 मखाने गिर पड़े। मैंने मखाने उठाकर लड़की के हाथ में रखे तो उसने पहली बार मेरी तरफ देखा और बोली, धन्यवाद। मैंने प्रणाम कर दिया। भजन मंडली से लोग उठकर बाहर जाने लगे। मैं भी आश्रम से निकलकर बाहर बरामदे में आकर एक तरफ हटकर बैठ गया। मैंने दुबली पतली लड़की शोभा को देखा कि अपनी किसी सहेली के साथ आश्रम के क्वार्टरों के बीच में जो रास्ता जाता था उस तरफ चली जा रही थी। वो निगाहों से ओझल हुई तो मैं एक बार फिर अपने ख्यालात में डूब गया। मेरा अहमदाबाद पहुंचना बहुत जरूरी था। वहां से मुझे सीधा डाकू की तरफ कूच करना था ताकि नौरीन को बाहिफाजत अपने साथ लाकर उसे अहमदाबाद वाले अपने एजेंट के हवाले करके कम से कम एक वर्ष से तो सुबहदोश हो जाऊं। एक बात का मुझे शिद्दत से एहसास था कि उस सारे इलाके में मिलिट्री और सिविलियन पुलिस के आदमी फैले हुए हैं और मेरी तलाश में हैं और मैं यूं ही मुंह उठाकर अहमदाबाद की तरफ रवाना नहीं हो सकता था। साबरमती के आश्रम में मुझे एक तरह से ठिकाना मिल गया था, जहां दिन को दाल चपाती खाने को मिल जाती और रात को बाहर से आए हुए गांधी भक्त और कांग्रेसी मेहमान एक लंबे वरांडे में चटाइयों पर कंबल ओढ़कर सो जाते। मुझे आश्रम में आए 4 रोज गुजर गए थे। एक रोज दिन के 10 बजे के करीब वहां कुछ शोर समझ गया।
मैं छोटी बागीची में कुछ कांग्रेसी वर्करों के पास बैठा गीता का पाठ सुन रहा था। साबरमती के कस्बे वाले क्वार्टरों की तरफ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वो घबराया हुआ था। उसने आते ही अपने चाचा से कहा, बाबूजी, शोभा के पिता को सांप ने काट लिया है। मेरे कान खड़े हो गए। ये शोभा वही दुबली पतली लड़की थी जो भजन मंडली में उस रोज मेरे पास बैठी थी। वर्करों में अफरा तफरी सी मच गई। किसी ने कहा उसे अस्पताल ले चलो, किसी ने कहा कि किसी मांदरी को बुलाओ, कोई आश्रम की डिस्पेंसरी की तरफ दौड़ा। मैंने आगे बढ़कर लड़के से कहा, मुझे शोभा के घर ले चलो। वो मेरे आगे आगे दौड़ने लगा। मैं भी लंबे लंबे डग भरता हुआ कस्बे की तरफ चला। साबरमती का कस्बा महज साबरमती के गांधी आश्रम की वजह से आबाद हो गया था। ये इतना बड़ा कस्बा नहीं था, लेकिन वहां जितने भी मकान थे वो सब के सब जदीद वज़ा के बने हुए थे। हर क्वार्टर के आगे बागीचा था जिसमें केले और शरीफे के दरख्त भी उगे हुए थे। शोभा के घर के बाहर भी लोग परेशानी के आलम में खड़े थे। मेरी जेब में सिधा के सांप बेटे का मनका मौजूद था। मैं क्वार्टर के बागीचे में से गुजरकर बरामदे में आया तो शोभा को घबराई हुई हालत में देखा। वो एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। शोभा का उधेड़ उम्र बाप कमरे में पलंग पर उस हाल में पड़ा था कि औरतों और रिश्तेदारों ने उसे घेर रखा था और एक वैद्य उसकी टांग पर रस्सी बांध रहा था। मालूम हुआ कि सांप ने उसकी रान पर डसा था। रान से लेकर पिंडली तक 3 जगहों पर पहले ही से रस्सियां बांध दी गई थी। शोभा के बाप पर गुनूद की तारी थी और ये कोई भी नहीं कह रहा था कि उसे सोने न दे, जो कि बहुत जरूरी बात है। मुझे आते देखकर वैद्य और औरतों ने ताज्जुब से देखा। मैंने कहा, मैं बाबूजी का इलाज करूंगा, मेरे पास सांप के जहर का तोड़ है। सब जरा परे परे हट गए। मैंने देखा शोभा के बाप की टांग का रंग नीला पड़ गया था। मैंने जेब से स्याह मनका निकाल कर रान पर जहां सांप ने काटा था वहां मनके को आहिस्ता से रख दिया। हर कोई आंखें खोले उस मनके को तक रहा था। मनके ने सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगा। उसे फूलता देखकर हर एक के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। वैद्य ने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। बोला, इन मनकों से कुछ नहीं होता बाबाजी, ये तो मांदरियों के ढकोसले हैं। मैंने कोई जवाब न दिया। मेरी आंखें सुधा के मनके पर लगी थीं। वो बराबर फूलता जा रहा था। जब वो फूलकर बड़े आलोचे जितना हो गया तो अपने आप सांप के कांटे के जख्म से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठाया और उसे दबाकर उसके अंदर भरा हुआ सांप का जहर फर्श पर झाड़ दिया। अब शोभा भी वहां आ गई थी और अजीब एहसानमंद नजरों से मुझे देख रही थी। जिस्म से जहर बाहर निकल गया था तो शोभा के बाप ने आंखें खोल दी। उसी वक्त मैंने गर्म दूध लाने को कहा। शोभा जल्दी से गर्म दूध से भरा हुआ प्याला ले आई। वो खुद अपने बाप को सहारा देकर गर्म दूध पिलाने लगी। 15-20 मिनट के अंदर अंदर शोभा का बाप उठकर बैठ गया। मैंने उसकी टांग की रस्सियां पहले ही खुलवा दी थी। अब रान की नीलाहट भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। हर कोई मेरे गुण गाने लगा। औरतों ने तो मुझे महात्मा योगी कहना शुरू कर दिया। मैंने यही कहा कि ये मेरे गुरु जी का दिया हुआ मनका है जो हिमालय की एक गुफा में रहते हैं। शोभा का बाप तो मेरी तारीफें करते नहीं थक रहा था। मालूम हुआ कि शोभा की माता फौत हो चुकी हैं। उसकी एक छोटी बहन और छोटा भाई ही था। मैं इजाजत लेकर जाने लगा तो शोभा के बाप ने कहा, शोभा बेटी, पांडे जी को भोजन खिलाए बगैर मत जाने देना। मैंने बहुत इनकार किया मगर शोभा मुझे किचन में ले गई जहां उसने फर्श पर चटाई बिछाकर मेरे सामने भोजन परोस दिया। कांसी की थाली में 3 कांसी ही की प्यालियां रखी थी। एक में आलू की भुजिया, दूसरी में बैंगन का भरता और तीसरी में दही था। साथ चावल और 3 फुलके और पानी भी रखा था। मैं खाना खाने लगा। शोभा मुझसे बातें करने लगी। उसने मेरे बारे में मजीद पूछा कि मैं आश्रम में कब तक ठहरूंगा और पीछे क्या क्या करता था। भला मैं उसे हकीकत कब बता सकता था। मैंने शोभा को बस इतना ही बता दिया कि मैं बड़ौदा का हूँ और बीए करने के बाद गांधी भक्त बन गया और अब आश्रम की यात्रा के लिए आया हूँ। शोभा एफए करने के बाद घर बैठी थी और अगले बरस उसका ब्याह होने वाला था। मैं खाना खाने के बाद उठा तो शोभा दरवाजे तक आई और बोली, पांडे जी फिर भी जरूर पधारिएगा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। आप मेरे लिए देवता सम्मान है। आपने मेरे पिताजी को नया जीवन दिया है। मैं वापस आश्रम में आया। मेरे मनके के चर्चे जगह जगह हो रहे थे। हर कोई मुझसे मनका देखने की फरमाइश करने लगा। मैंने सबको मनका दिखा दिया। सभी मेरे गर्विदा हो चुके थे। अब मेरे लिए वहां से चले जाना जरूरी हो गया था क्योंकि मैं लोगों की नजरों में आ चुका था। मैंने शाम का अंधेरा होते ही आश्रम से चले जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन कुदरत एक और ही प्रोग्राम पहले से तरतीब दे चुकी थी। दोपहर के बाद मैं आश्रम से निकलकर कोने वाले क्वार्टर के करीब से गुजर रहा था कि एक वर्कर ने, जिसका नाम साठे था, मुझे प्रणाम किया और कहा, योगी महाराज, हमें भी कहीं से सांप का मनका ला दें। मैं मुस्कुराकर आगे चल दिया। मेरा इरादा शोभा के घर जाकर अपनी जानिब से उसके हाथ की बनी हुई आखिरी बार चाय पीने का था। अभी मैं शोभा के घर की तरफ जाती पगडंडी पर कदम ही रखा होगा कि पीछे से जीप की आवाज आई। मैंने घूम कर देखा तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। ये एक फौजी जीप थी। उसमें से 3 फौजी बाहर निकले। मैं तेज तेज कदमों से शोभा के घर की तरफ चलने लगा। शोभा के क्वार्टर वाली गली में दाखिल होते हुए मैंने पलट कर देखा तो एक फौजी दूर खड़ा कांग्रेसी वर्कर साठे से बातें कर रहा था।
वो उसे कोई अखबार दिखा रहा था। शायद अखबार में मेरी फोटो छपी थी। मैं भाग नहीं सकता था, भागने का कोई फायदा नहीं था। मैं जल्दी से एक क्वार्टर की दीवार के पीछे हो गया और सर थोड़ा सा बाहर निकाल कर आश्रम की तरफ देखा। बदबख्त कांग्रेसी वर्कर कस्बे की तरफ इशारा कर रहा था। फौजी ने अपने जवानों को पुकारा और वो सब जीप लेकर कस्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास कोई वक्त नहीं था। एक तरह से मैं गिरफ्तार हो चुका था। भागता हूं तो पीछे से आती हुई एक गोली मुझे हमेशा की नींद सुलाने के लिए काफी थी। आखिर मैंने फैसला किया कि जारहियत के साथ मुकाबला और फिर या तो फतह है या आबरूमंद मौत। मैं लपक कर शोभा के घर में दाखिल हो गया। शोभा अपने बाप के लिए ट्रे में चाय की प्याली रखे ले जा रही थी। मुझे देखकर खुश हुई, बोली, पांडे जी आप पधारिए। मैं अपनी जज्बाती हिजान को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुस्कुराया और बोला, बस चाय पीने आ गया हूँ शोभा देवी। लेकिन मैं बार बार बाहर दरवाजे की तरफ देख रहा था। मेरी घबराहट का शोभा को भी कुछ एहसास हो गया था। वो कुछ बौखला सी गई थी। फिर बोली, अंदर आ जाएं, पिताजी अंदर ही हैं, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इतने में फौजी जीप एकदम गली में दाखिल हुई और शोभा के क्वार्टर के गेट के आगे आकर रुक गई। अगली सीट पर वही कांग्रेसी वर्कर साठे बैठा था। फौजी छलांगे लगाकर बाहर कूदे तो मैंने क्वार्टर की राहदारी का दरवाजा बंद कर दिया। अब शोभा घबरा गई। मैंने उसे कहा, अंदर चली जाओ। मेरा लहजा इंतहाई गुस्सीला था। शोभा शिस्तर थी, घबरा कर अंदर को भागी। इतने में फौजी बूटों की धम-धम करती आवाजें दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल दी और खुद दरवाजे के पट के साथ लगकर दम साधे खड़ा रहा। शोभा अपने पिता के कमरे के अध खुले दरवाजे से सहमी हुई आंखों से मुझे देख रही थी। मैं अब मंगल पांडे नहीं था, बल्कि एक सरफरोश कमांडो था जिसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन जो एक भूखे आदमखोर शेर की तरह दुश्मन पर छपटने को बेताब था। इंडियन फौजी जवान ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाजे का दूसरा पट धड़ाक से खुल गया। वो स्टेन गन ताने अंदर दाखिल हुआ ही था कि मैंने पूरी ताकत से अपने पांव का ठुड्डा इतनी उजरत में उसकी नाफ के नीचे मारा कि वो आवाज निकाले बगैर मुंह के बल राहदारी में गिर पड़ा। मैंने लपक कर उसकी स्टेन गन कब्जे में कर ली। भारतीय फौजी फर्श पर सिफर का हिंसा बनाते हुए दोहरा पड़ा था। वो बेहोश हो चुका था। अगर उसकी चीख निकलती तो बाहर वाले फौजी उसकी मदद को आ जाते, मगर ये सब कुछ खामोशी और शायद 2 सेकंड के अंदर हो गया था। बाहर वाले तीनों फौजी क्वार्टर के दरवाजे के सामने स्टेन गन्नों का रुख मकान की तरफ किए चाको चौबंद खड़े थे। तीसरे सेकंड में मैंने एकदम से दरवाजे में आकर बाहर इंडियन फौजियों पर फायरिंग खोल दी। अगरचे वो पूरी तरह होशियार थे, मगर उन्हें इस अचानक हमले की हरगिज तवक्को नहीं थी। गोलियों के बौछार सीधी उन पर जाकर पड़ी। फासला ज्यादा नहीं था। तीनों फौजी वहीं ढेर हो गए। आसपास के क्वार्टरों में शोर सा उठा। लोगों ने खिड़कियां धड़ाक धड़ाक बंद कर दी। मैं 2-3 छलांगे लगाकर जीप में घुस गया और उसे स्टार्ट करके इतनी जोर से पीछे घुमाया कि टायरों की चीखें निकल गईं। स्टेन गन मैंने साथ वाली सीट पर फेंक दी और जीप को एक मशाक ड्राइवर की तरह तेज रफ्तारी से छोटे छोटे गिरोह में से उछालता कच्ची सड़क की तरफ बढ़ा। आश्रम के सामने से जन्नाटे के साथ गुजरा तो बरामदे में कुछ गांधी भक्त मुंह खोले खड़े कस्बा साबरमती के मकानों की तरफ देख रहे थे, क्योंकि फायरिंग की आवाज उधर ही से आई थी। उन्होंने मुझे जीप भगा कर ले जाते देखा तो आंखें फाड़े देखते रहे, मगर अब मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मुझे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाने की फिक्र थी। ये तल्ख हकीकत भी मेरे पेश नजर थी कि मैं फौजी जीप में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकूंगा। एक कांग्रेसी खद्दर पोश को फौजी जीप चलाते देखकर रास्ते में कोई भी मिलिट्री पुलिस की जीप मेरे पीछे लग सकती थी और वो वायरलेस पर आगे चेक पोस्ट को खबरदार भी कर सकती थी। ये बड़ी गनीमत हुई थी कि मैंने चारों फौजियों को ढेर कर दिया था। अगर उनमें से एक भी जिंदा रहता तो वो मेरे फरार की इत्तला आगे दे सकता था। यूं मुझे कम से कम 15-20 मिनट का वक्फा मिल गया था। इतने मुख्तसर वक्त में मैं ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। मेरी जीप बहुत जल्द अहमदाबाद जाने वाली सड़क पर आ गई। पक्की सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार मैंने तेज कर दी। चंद कोस तक सड़क बिल्कुल सीधी चली गई। सामने से आते मुझे कुछ ट्रक और 1-2 सरकारी बसें मिली। फौजी गाड़ी अभी तक कोई नहीं मिली थी। सड़क आगे जाकर बाएं जानिब घूम गई, जहां सड़क के दोनों जानिब दरख्त थे। दाएं बाएं दूर कहीं कहीं कारखानों की लंबी चिमनियां नजर आने लगी थी। मैं अहमदाबाद शहर के मज़ाफात में पहुंच गया था। अब मेरे लिए चारों तरफ खतरा ही खतरा था। मुझे फौजी जीप से छुटकारा हासिल करना था, क्योंकि ये मुझे आगे जाकर किसी जगह भी पकड़वा सकती थी। मैंने जीप को कच्चे पर उतार दिया, जहां से एक रास्ता दरख्तों में से होता दाएं जानिब दूर किसी कारखाने की तरफ जाता था। जीप की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। इधर उधर खेतों की बजाय सूखी घास का वीरान मैदान था, जहां गड्ढे और खड्डे थे। मैं जीप को एक गड्ढे के किनारे पर ले आया। मैं जल्दी से जीप से उतरा और कुछ सोचे समझे बगैर उसे जोर लगाकर गड्ढे में धकेल दिया। जीप ने एक फलाबाजी खाई और गड्ढे में गिरते ही उलट गई।